चलो, पिछली क्लास में आर्टिकल के 3 टाइप्स हमने देखे, इनडेफिनिट, डेफिनिट और नो आर्टिकल। इनडेफिनिट में ए और एन, डेफिनिट में क्या पढ़ा आपको? इनडेफिनिट आर्टिकल में दो ए और एन के बीच में जो डिफरेंस है वो भी हमने पढ़ा, वाउल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। इनके यूसेज के लिए आपको 3 कंडीशन बताई, वो तीनों कंडीशन फॉलो हो जाएगी। कौन कौन सी तीनों कंडीशन थी? नाउन का क्या होना जरूरी है? काउंटेबल। नाउन का सिंगुलर होना जरूरी है। नाउन का अनस्पेसिफिक होना जरूरी है। तीनों कंडीशंस फॉलो करके किसी भी जो सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन का जो यूज है वो हम देख सकते हैं। बाकी और स्पेसिफिक कुछ चीजें वो आपको बता दी गई है। आज देखो द के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो बात समझना, क्या लिखा है हमने? द कौन सी कैटेगरी में आया? स्पेसिफिक। आर्टिकल में ए में हमने पढ़ा, एन में पढ़ा कि नाउन उसके बाद काउंटेबल होगा और सिंगुलर होगा। आर्टिकल द के बाद किस तरह का नाउन आएगा? इसके बाद देखो, नाउन सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों हो सकता है। आर्टिकल द के बाद नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और आर्टिकल द के बाद नाउन अनकाउंटेबल भी हो सकता है और नाउन काउंटेबल भी हो सकता है। मतलब किसी भी तरीके के नाउन के साथ आर्टिकल द लगाया जा सकता है। बस हाँ, एक कंडीशन है कि जो नाउन होगा वो कैसा होगा? स्पेसिफिक होगा। अगर कोई भी नाउन स्पेसिफिक है, विशेष है, उसके साथ आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है। बाकी सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल का कोई भी यहां पर कोई कंडीशन शर्त नहीं है। बस इतनी सी बात देखनी है कि वो नाउन कैसा है। अब इसमें इतनी सी बात है कि नाउन को स्पेसिफिक, या तो कुछ नाउन स्पेसिफिक होते हैं या कुछ नाउन को स्पेसिफिक बनाया जाता है। अब स्पेसिफिक कौन से होते हैं? जो आपने बचपन में पढ़े, नदियों के नाम से पहले, ऐसा कुछ एग्जांपल्स पढ़े ना, इनके इन बुक्स के नाम से पहले, उन बुक्स के नाम से पहले द लगता है, वो स्पेसिफिक होते हैं अपने आप में। तो क्या है कि पहले हम देखते हैं कि नाउन को स्पेसिफिक बनाया कैसे जाता है। जैसे कुछ रूल्स हम बात करते हैं। कोई भी नाउन है, मान लो कोई नाउन हमने लिखा सेंटेंस के अंदर और उस नाउन को हमने उसके बाद या तो हमने लगाई क्लोज या यूज किया कि फ्रेज। या तो क्या लगा दी उस नाउन के बाद, और या उसके बाद लगा दी फ्रेज। अब क्लोज क्या होती है, फ्रेज क्या होती है, हम बात कर चुके हैं। भाई क्लोज लगाकर या फ्रेज लगाकर क्या हुआ? एक बार वो तो मैं बताऊंगा, आप नहीं कहोगे तो भी बताऊंगा, आपका जानने लग गया हूं मैं। तो क्लोज या फ्रेज लगाकर उसे स्पेसिफिक बना दिया जाता है। अब क्या होती है क्लोज फ्रेज, वो भी देख लेते हैं। जैसे सिंपल सी बात, एक वर्ड लिखा मैंने बॉय, समझना इस बात को। कोई भी सेंटेंस में शब्द क्या आया? अभी तक हमें बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन थी नहीं कुछ भी, लड़का तो कोई सा भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा बॉय इन ब्लू ड्रेस, बॉय इन ब्लू ड्रेस, सामने बहुत सारे लड़के बैठे हैं, एक लड़के की तरफ इशारा मैंने करके कहा कि वो लड़का जो ब्लू ड्रेस में। अब हमने इस नाउन के बाद हमने क्या किया, ये जो पार्ट है देखो, इन ब्लू ड्रेस, ये फ्रेज है हमारी। फ्रेज के बारे में हमने बात की थी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। इस बॉय के बाद हमने लिखा ब्लू ड्रेस। अब हमने यहां पर इस बॉय को क्या कर दिया? स्पेसिफिक बना दिया, मॉडिफाई किया ना। ऐसे और भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, द बॉय विद ब्लू आईज, द बॉय विद कर्ली हेयर, ऐसे हमने मॉडिफाई कर दिया। क्लोज की बात की, जैसे मैंने कहा बुक, कौन सी बुक? दैट यू बॉट यस्टरडे। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि गिव मी अ बुक,
तो आपके पास कोई से बहुत सारी किताबें पढ़ी, मैंने कहा कोई सी भी उठा के दे दो एक। आपसे एक पेज मांगता हूं मैं, मैंने कहा गिव मी अ पेज, तो आप कोई भी एक पन्ना फाड़ के आपने दे दिया। और वही अगर मैं कहूं कि गिव मी द पेज दैट आई गेव यू यस्टरडे, जो पेज मैंने आपको कल दिया था वो वाला पेज मुझे वापस दो, तो अब हमने इसको क्या कर दिया, तो हमने जब लिखा बुक और बुक के बाद में दैट यू बॉट यस्टरडे, हमने इस क्लोज को लगाकर, ये क्या हुई हमारी क्लोज। जब इस क्लोज को हमने लगाया, और क्लोज क्या होती है, जिसमें सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है। अब इस क्लोज को लगाकर हमने इस नाउन को क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया। तो इससे पता चला कि यहां पर ये जो नाउन स्पेसिफिक है, तो आर्टिकल क्या लगा दिया, द लग गया। हमने लिखा, जैसे पिछली क्लास में भी हमने एक सेंटेंस लिखा था, रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। अब ये जो सेंटेंस लिखा हमने, तो अब रोजेस देखो काउंटेबल है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, लेकिन हमने यहां देखा इन योर गार्डन, स्पेसिफिक बना दिया ना, और स्पेसिफिक बनता ही यहां पर अब आपको क्या करना है, आर्टिकल द लगाना है। मैंने कहा योर मोबाइल इज ऑन डैश बैग बिफोर। मोबाइल कहां, बैग पर है, कौन सा बैग, जो बैग बिफोर, जो आपके पहले, आपके सामने, बिफोर का मतलब सामने हुआ ना। अब अरे भाई बिफोर का मतलब पहले तो होता है, एम भी तो होता है ना, बिफोर यू, आपके पहले, आपके सामने, बिफोर यू आपके जो पहले मतलब आपके सामने हुआ। तो अब मैंने कहा योर मोबाइल इज ऑन डैश बैग, बैग पर है, कौन सा बैग, हमने एक वर्ड लिख दिया पहले, ऑन द बैग। वैसे ये सेंटेंस ऐसा होता है, ऑन द बैग विच इज बिफोर यू, लेकिन इंग्लिश में ऐसा शॉर्ट में भी हम लिख देते हैं, वो बोला जाता है ऐसा। तो बैग बिफोर, बैग कौन सा, जो आपके सामने। क्या हमने इस बैग को स्पेसिफिक किया, अब स्पेसिफिक करते आर्टिकल क्या लगा दिया, द लगा दिया। कई बार ऐसी भी सिचुएशन बनती है कि कोई नाउन जैसे पहली बार मैंने लिखा, वो हमारे लिए अननोन था, लेकिन वही नाउन दोबारा लौट कर आता है, तो क्या वो नाउन फिर अननोन थोड़ी रहता है। बचपन में स्टोरीज पढ़ते थे, तो वो जो खरगोश कछुए वाली कहानी ऐसे पढ़ते थे, उसमें जो पहले एक आता था उसमें ए लगाया हुआ होता था, बाद में जितनी बार वो खरगोश कछुआ जो वर्ड यूज होता था उसमें द लगाया जाता था। मैंने एक सेंटेंस लिखा देखो, अ कार हिट अ ट्री, अ कार हिट अ ट्री। मैं आया आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि एक गाड़ी है, वो पेड़ से टकरा गई, अ कार हिट अ ट्री। तो जब मैंने यहां पर कार के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी, क्या अभी तक कार के बारे में बताओ, कार स्पेसिफिक है क्या, आपको थोड़ी पता कौन सी गाड़ी, मैं अगर इन्फॉर्म कर रहा हूं आपको, ये गाड़ी है जो पेड़ से टकरा गई। तीन कंडीशन देखो, क्या पहले तो ये देखो नाउन तो है ना, ये कार नाउन है, नाउन में भी आप तीन कंडीशन देखो, क्या काउंटेबल है, स्पेसिफिक है क्या, सिंगुलर है, और स्पेसिफिक भी नहीं है तो ए लगा, अ ट्री लगा, इसमें भी ए लगा। लेकिन अगर जब मैंने ये लिखूं, सेंटेंस लिखा, यू कैन स्टिल सी द स्पॉट ऑन द ट्री। अब इस ट्री के ऊपर द, ट्री से पहले आर्टिकल द क्यों आया, क्योंकि जब मैंने दोबारा ट्री का यूज किया तो आपको पता चल गया मैं किस ट्री की बात कर रहा हूं, जिससे गाड़ी की टक्कर लगी है। तो वो क्या हुआ, रिपीट हो गया, और किसी भी चीज के रेपिटेशन से भी वो चीज क्या हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है। स्पॉट से पहले द क्यों लिखा, क्योंकि हमने स्पॉट कहां पर, ऑन द ट्री, पेड़ पर जो दब्बे। तो अब इस स्पॉट को भी हमने स्पेसिफिक कर दिया इस एक्सप्रेशन को लिखकर। क्या सही बोला मैंने, मैंने एक ऐसा ही सेंटेंस दोबारा लिख दूं मैं, जैसे अ कार कोलाइडेड, कोलाइड का मतलब होता है टक्कर लगना, कोलाइडेड विद अ ट्री डैश ड्राइवर
गॉट इंजर्ड। इंजर्ड क्या होता है? घायल, जख्मी। एक गाड़ी है जो पेड़ से टक्कर, उसकी टक्कर लगी और मैंने कहा ड्राइवर जो है वो इंजर्ड हो गया। हमने भले ही ड्राइवर का यूज पहली बार किया है, लेकिन अब आपको इनडायरेक्टली यहां पर सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट दे दिया। ड्राइवर कौन सा? जिस गाड़ी की टक्कर लगी है। क्या जब आपने सेंटेंस पढ़ा आपको ये चीज रियलाइज हुई कि यहां पर आर्टिकल द आएगा? द क्यों आया? क्योंकि हमने इस ड्राइवर को क्या कर दिया? स्पेसिफिक कर दिया। इंजर्ड हमने नहीं किया, इंजर्ड हमने नहीं किया, हमने स्पेसिफिक किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज बनता है, कहने का मतलब जो सबसे बेसिक आर्टिकल द का यूज बनता है, वो ये वाली कंडीशन एक बनती है जो मुझे लगता है कि हम समझ चुके, हमें आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और लिखवाया था मैंने, कॉल द बॉय। वेटिंग आउटसाइड, कौन सा लड़का जो बाहर वेट कर रहा है? कॉल द बॉय वेटिंग आउटसाइड। तो क्या ये बॉय स्पेसिफिक हुआ? क्या स्पेसिफिक हुआ? तो हमने आर्टिकल द लगा दिया। ये तो एक कॉमन से कंडीशन बनी। इसके बाद देखो, जैसे आर्टिकल द लगता है बिफोर द नेम्स ऑफ, कुछ चीजें जो होती है वो अपने आप में स्पेसिफिक ही होती है, कुछ चीजें अपने आप में ही स्पेसिफिक, जिनको यूनिक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। यूनिक का मतलब क्या है? कि अगर मैं उसका नाम लूं तो आप उसी को समझेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। जैसे मैं बात अगर पीएम की करता हूं, अब पीएम प्रधानमंत्री तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब मैंने यहां बोला प्रधानमंत्री, तो आपको पता है कि हम किस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुआ। जब मैं बात सीएम की कर रहा हूं तो कॉन्टेक्स्ट अपने आप में ही क्या है? क्लियर है। तो ऐसे जो वर्ड्स होंगे इनको यूनिक थिंग्स कहा जाता है, मतलब जिनका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे मैंने वर्ड बोला बॉय, तो बॉय का दूसरा ऑप्शन है, बॉय का दूसरा ऑप्शन है, कोई सा भी हो सकता है। लेकिन जब वर्ड मैं यूज करता हूं, जैसे सन, सन, मून, स्काई, इनका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इनको यूनिक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो मैंने कहा बिफोर द नेम ऑफ, यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है जो अपने आप में एक ही हो, अद्वितीय, जिसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं हो। अब ऐसे जैसे मैंने बोला द सन, द मून। अब देखो मून हो सकता है बहुत सारे, कई सारे प्लैनेट्स के कई सारे मून होते हैं, लेकिन जब हमने मून वर्ड यूज ही किया तो हमें पता है हम किस मून की बात कर रहे हैं, सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं है। जब मैंने बोला, अब कॉमन सेंस वाली बात समझने की जरूरत है, आकाश में बहुत सारे तारे हैं, तो हमने अ स्टार बोल दिया, मुझे एक तारा दिखाई दे रहा है, आई कैन सी अ स्टार। लेकिन जैसे ही मैं द स्टार्स लिखता हूं, अब 10 स्टार्स का मीनिंग ये हुआ कि धरती से आसमान में दिखने वाले जो तारे हैं वो 10 स्टार्स हुआ, यूनिक ऑब्जेक्ट्स हुए ना। तो 10 स्टार्स मैं कहता हूं आसमान, मैं कहता हूं तारे चमकते हैं, कौन से तारे? जो ये है 10 स्टार्स की बात हो गई यहां पर। सर ये एक अगर अकेला स्टार होता तो कुछ भी हो सकता था, यहां पर स्टार शब्द लिखा हुआ है, इसका मीनिंग जो आसमान में तारे दिखाई। अगर मैं लिखता हूं द स्काई, क्या द स्काई मुझे बताना पड़ेगा क्या कौन सा आसमान जो दिखाई दे रहा है वो स्काई है? द यूनिवर्स, द अर्थ, द सैटर्न। क्या होता है सैटर्न? ग्रह है, एक प्लैनेट है, शनि ग्रह। अब अगर देखो मैं द इंटरनेट लिखता, मैं अगर लिखूं द इंटरनेट, तो क्या ये भी तो अपने आप में एक यूनिक ऑब्जेक्ट ही है? इंटरनेट एक ऐसी चीज थी जिसका भाई एक मीडियम जिसका नाम हमने इंटरनेट बनाया, वो अपने आप में यूनिक थिंग हो गई। अब हुआ क्या कि जब आपने इस तरह की ये चीजें देखी, ये तो नॉर्मल कॉमन है, हमने पढ़ा भी है। इंटरनेट शब्द कहीं ना कहीं नया आया ऐसा, नॉर्मल जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनसे एक नया हटके एक एग्जाम्पल है हमें, तो इसको मार्क कर लो,
कि इंटरनेट भी इसी कैटेगरी में आता है। तो ऐसी चीजें जिनका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं हो, वही एग्जांपल मैंने दिया। जैसे आपके कॉलोनी के अंदर एक ही पार्क है, समझना इस बात को, आपके कॉलोनी के अंदर एक ही पार्क है और आप घर पे थे नहीं, कोई आपके घर पे कोई दोस्त आया और पूछा कि भाई कहाँ है, आपके बारे में पूछा, तो बोला वो पार्क में घूमने गया है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कौन सा पार्क घूमने गया है, क्योंकि जब उन्होंने पार्क बोला तो सामने वाले को भी पता है यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो वही चीज ऐसी बनती है, ये चीजें भी है जिनका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इनके नाम के साथ में आर्टिकल द लगा दिया जाता है। वैसे ही आर्टिकल द लगाया जाता है बिफोर द नेम्स ऑफ, याद है मैंने आपको शुरुआत में जैसे कल बोला कि आर्टिकल और प्रेपोजिशन दो ऐसे टॉपिक हैं जो ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी का पार्ट है। वोकैबुलरी का मतलब वर्ड पावर। जैसे कोई हम एक शब्द यूज करते हैं गुड, आप किसी चीज में अगर अच्छे हो, मैं इसी का एग्जांपल बार बार देता हूं, गुड इन हम बोल देते हैं, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं तो आई एम गुड इन इंग्लिश, लेकिन सही एक्सप्रेशन होती है आई एम गुड एट इंग्लिश, क्योंकि गुड अपने साथ में एट फिक्स लेता है। ये रूल हो गया कि गुड के साथ क्या आता है, तो रूल क्या है, रूल इसमें नहीं है, गुड के साथ प्रपोजिशन क्या आता है एट। वैसे ही कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके साथ प्रपोजिशन आता है, आर्टिकल आता है, कुछ के साथ नहीं आता। तो मैंने आपको कहा था ना, मैंने रूल भी है, रूल के साथ में फिक्स्ड यूसेज भी है, बोला था मैंने। तो अब देखो बिफोर द नेम्स ऑफ, हम बचपन से ऐसे पढ़ते हैं कि रिवर्स, अब नदियों के नाम से पहले गल्फ, सी, ओशन, न्यूज़पेपर्स। अब पहाड़ में एक कंडीशन बनेगी बताऊंगा मैं, न्यूज़पेपर्स, रेवोल्यूशंस। क्या होते हैं रेवोल्यूशन, क्रांति, कोई भी बैटल हुआ वॉर का नेम, कोई भी डायनेस्टी है, इतिहास में पढ़ते हो आप डायनेस्टी, कोई भी एम्पायर है, ठीक है। इस तरह की जो चीजें हुई इनके नाम के साथ में हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल द लगा दिया। रिलीजियस बुक्स हुई, उनके नाम के साथ भी क्या लगा दिया। अब कंट्री के साथ में क्या होगा वो अलग कंडीशन बताऊंगा मैं, इसको इसमें इंक्लूड मत करो, क्योंकि उसको एक कैटेगरी में पढ़ाऊंगा जिसमें कुछ जगह लगता है और कुछ जगह नहीं लगता, वो मैं बताऊंगा आपको। तो बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, गल्फ, सी, ओशन, ये जो है इनके नाम के साथ मैंने क्या लगा दिया। अगर हम लोग बोल सकते हैं द रेड सी, अब आप ये सोचो कि कोई भी चीज है उसका नाम है उसके साथ द लगा दो, गलत होने का चांस हो सकता है। मेरा नाम चेतन है, क्या मेरे नाम के साथ द लगा दो, नहीं लगेगा। जयपुर के साथ द लगा दो, नहीं लगेगा। जो हमने इस तरह की ये चीजें देखी इनके नाम के साथ द, क्योंकि हमने इनको स्पेसिफिक बना दिया। द रेड सी, मैंने बोला द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर का नेम है। अब बोला सर राजस्थान पत्रिका में क्यों नहीं लगेगा। अब राजस्थान पत्रिका हिंदी का इंग्लिश में अगर लिखेंगे, अगर राजस्थान पत्रिका को इंग्लिश के सेंटेंस में अगर हम लिखेंगे तो आर्टिकल उसके साथ भी द लगेगा। फिर अगर हम बोले हाँ हाँ, द हिंदू हो गया। द फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी, वो मशीन कौन सी बनी थी उसमें, फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक मशीन बनाई थी जिसका यूज लोगों को बिहाइड करने के लिए किया जाता था। मशीन ही थी एक तरह से, फांसी बनी, उस गिलेटिन में डाल के ऐसे बांध के और उसको ऐसे, और फिर वो ब्लेड छोड़ देते थे। क्या उसका यूज किया जाता था ना उसमें। आप इतिहास के विद्यार्थी हो, आप ज्यादा जानते हो, ठीक है। मैं तो मुकाबला नहीं कर सकता आपका, लेकिन मैं बता रहा हूं।
फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर एक स्लोगन दिया गया था, कौन सा था वो? इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, था ना? सही हो ना? मैं उस टाइम पर जो बैस्टिल का फोर्ट था, उसको इंग्लिश में बैस्टिल कहा जाता है ना? उस फोर्ट के बाहर कुछ लोग खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्वीन जो थी, उस क्वीन ने पूछा, ये कौन गधे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? वाई ना, वॉट आर दे शाउटिंग फॉर? रोटी के लिए। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द ट्यूडर डायनेस्टी, द मुगल एम्पायर, देखो अब समझो, समझो इस चीज को। जैसे इस टाइप की चीजें, क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं वो सेम कैटेगरी की चीजें, स्कूल में हम लोगों को याद है जब चीजें पढ़ाई जाती थी तो वो एक सीक्वेंस में ऐसे पढ़ाई जाती थी। जब इनिशियल लेवल था, पहले हमें सिमिलर साउंड के वर्ड्स पढ़ाए जाते थे, फिर हमें सिमिलर मात्राओं वाले शब्द सिखाए जाते थे। इनका बेनिफिट क्या होता है कि जब एक कैटेगरी की चीजें सीखते हैं तो उनके सिमिलर अगर कोई नई चीज भी आती है तो उनको हम कम से कम उनको गैस कर सकते हैं, बता सकते हैं। अभी हमने लिखा कि इस तरह की चीजें, रिवर्स, गल्फ, शी, ओसन, ये जो नाम है, इनके नाम के साथ क्या लगाया? आर्टिकल द लगाया। अब इसी चीज में हमने एक लिखा, कोई जो ट्रॉफी होती है, अलग अलग कप होते हैं, ट्रॉफी होती है, इनका भी जो नाम होगा, ट्रॉफी कोई सी भी हो सकती है लेकिन स्पेसिफिक नाम हमने उसका कोई मेंशन किया तो आर्टिकल द लगता है। द दिलीप ट्रॉफी, द आईपीएल, है ना, द रणजी, ऐसे जितनी भी ट्रॉफी जो होगी उनके नाम के साथ भी आर्टिकल। अब ये चीजें जो है अगर आती एग्जाम में आप भी कर दोगे और एग्जामिनर को भी पता होगा, स्टूडेंट्स इन चीजों को कर देते हैं इसलिए वो इनको देगा। जगह के नाम के साथ द क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो जगह का नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, एक टाइप ऑफ नाउन है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल द नहीं लगाया जाता। तो अभी मैं आपको जो बताऊंगा इसके बाद में प्लेस के बारे में, कुछ जगह लगता है वो मैं बताऊंगा, अलग कंडीशन है। तो एक बार आपने देखा चीज, ये इतनी सी बात समझी, आपने समझी? अगर किसी भी बुक का नाम है, मैंने बुक में भी रिलीजियस बुक लिखा है, तो द रामायण, द बाइबल। बाइबल का मीनिंग क्या होता है? बाइबल का इंग्लिश मीनिंग भी होता, हिंदी मीनिंग होता है, बाइबल का मीनिंग होता है बुक। बाइबल शब्द का लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है किताब, बुक। बुक से वर्ड बना बाइबल, या ऐसा कह सकते हैं बाइबल से बना है वर्ड बुक। बिब्लियोग्राफी सुना होगा? बिब्लियोग्राफी नहीं सुना? अरे आप तो एजुकेशन फील्ड में जाना चाह रहे हो आप। बिब्लियोग्राफी, बुक्स के लास्ट में कलेक्शन नहीं होता बुक्स का जिनको रेफर किया होता, बिब्लियोग्राफी होती है। गजब बात कर रहे हो। संदर्भ ग्रंथ, देखो सुनना, अभी तक जो चीज हमने देखी, मैंने लिखा क्या द रामायण होगा? द रामायण क्यों लिखेंगे हम लोग? एक ही है, रामायण तो हर घर में चलती है। अब गंगीस लिखा, GANGES, इंग्लिश के अंदर जो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रहते थे, जो इंग्लिश लिखते थे गंगा की, वो ही इंग्लिश चल रही है। तो हाँ, तो इसको गंगीज ही लिखा जाता है। जैसे इंडिया में कई शब्द आज भी है, मेरठ, अब मेरठ की स्पेलिंग
हिसाब से तो एम ई आना चाहिए, MERATH, लेकिन क्या होती है MEE। तो ऐसे कई वर्ड है जिनकी स्पेलिंग जो चल रही है वही फॉलो करनी होती है। तो इसको देखो, अब बात समझना, द रामायण सही है, लेकिन अगर मैं ये लिखूं वाल्मीकि, वाल्मीकि इज द रामायण, अब ये गलत हुआ। नहीं, वाल्मीकि रामायण, सिर्फ इतना ही लिखना होगा। और एक और चीज बता दूं, जैसे रामायण, रामायणा, रामायण, ये दोनों दोनों सही माने जाते हैं। अगर मैं रामायण लिखता हूं तो भी सही है, और रामायण के बाद ए लगा दूं तो भी सही है। ये इसको कुछ बाद में कभी डिस्कस करेंगे। कभी ऐसी मैंने दोनों बताया, क्योंकि आप कंफ्यूज मत होना आगे, कभी स्पेलिंग लिखा हुआ तो सोचो कहीं मीनिंग इसका कुछ और है। तो अब देखो, द रामायण सही है, लेकिन वाल्मीकि द रामायण गलत क्यों हुआ? इसके पीछे लॉजिक इतना है, आर्टिकल द का यूज करते क्यों है? स्पेसिफिक बनाने के लिए। जब मैंने वाल्मीकि रामायण लिख दिया तो वो नाउन तो ऑलरेडी स्पेसिफिक हो ही गया ना, तो इसलिए हमें द लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर मैं लिखूं द टाइम्स ऑफ इंडिया, सही है ना? द टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं लिखता टुडेज द टाइम्स ऑफ इंडिया, अब गलत है ये, क्योंकि टुडे लिख दिया तो स्पेसिफिक हो गया। तो हम क्या करेंगे, टुडे टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया, बस इतना सा हमने कर दिया, सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट। इससे एक चीज हमें प्रूव होती है यहां कि जो अपॉस्ट्रोफी एस है, क्या बोलते हैं इसको, अपॉस्ट्रोफी एस। अपॉस्ट्रोफी एस क्या होता है? जो किसी चीज पर पोजीशन दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, स्वामित्व, अधिकार, मोहनस्कार, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो अपॉस्ट्रोफी एस ये है, इसी को ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब इसी को क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर ये कॉमा सा लगा है इसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। और अपॉस्ट्रोफी स्वामित्व, अधिकार, पोजीशन दर्शाने के लिए आता है। तो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद आर्टिकल या द या कोई भी नाउन नहीं आता है। क्या बात हुई क्लियर? दोबारा एक बार देख लो, नोट कर लो उससे पहले। क्या देखा हमने? नंबर 1, आर्टिकल द के बाद नाउन सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कुछ भी आ सकता है, बस एक चीज है, वो नाउन होना चाहिए स्पेसिफिक। फिर हमने ये यहाँ पर देखा नाउन को स्पेसिफिक बनाते कैसे हैं। या तो कुछ नाउन स्पेसिफिक होते हैं ऑलरेडी, जैसे द गंगा, द यमुना, ये स्पेसिफिक है अपने आप में तो द लगाया। कुछ नाउन को स्पेसिफिक बनाना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन में हमने उसके साथ द लगा दिया, क्लोज या फ्रेज लगाकर। 2 कंडीशन हुई। तीसरी कंडीशन हमने देखी, यूनिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ द लगता है, क्योंकि अपने आप में स्पेसिफिक होते हैं। फिर हमने ये टर्म्स देखे, इनके साथ में द लगता है। अभी एक लास्ट चीज देख लो, जो हमारे साथ में बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि सर प्लेस के नाम के साथ आर्टिकल द नहीं लगता या क्यों नहीं लगता। तो ये जो कंफ्यूजन होती है, अलग अलग रूल्स, मैं चाह रहा हूं इन सारे प्लेस के रेफरेंस को एक साथ पढ़ लो एक छोटे से नियम में। देखो, जो प्लेस के नेम है, नेम्स ऑफ प्लेस, नेम्स ऑफ प्लेस क्या होते हैं? आपने हिंदी पढ़ी है, हिंदी में अलग अलग तरह के नाउन संज्ञाएं होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है इंग्लिश में, जिसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, और एक जातिवाचक संज्ञा होती है जिसको इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। जातिवाचक का मतलब होता है कि हमने उस चीज के, जाति मतलब ऐसा नाम जो उस तरह के किसी भी चीज के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे अभी आप जितने भी लोग हो, आप सबके लिए एक वर्ड मैं कॉमनली यूज कर सकता हूं, स्टूडेंट, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी वर्ड एक तरह से आपकी जाति हो गई। और वही आपका जो अपना नाम है, जो डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम है,
वो आपका एक प्रॉपर नाउन हो गया, वो आपका एक विशेष नेम हो गया। तो अगर मैं कहूं कि सिटी, तो सिटी कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। और अगर वही बात करता हूं जयपुर की, तो जयपुर है आपका प्रॉपर नाउन। अगर मैं बात करता हूं कंट्री की, तो कॉमन नाउन। और बात इंडिया की करता हूं तो अब दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ चीजें रूल से, और लैंग्वेज में रूल्स, कोई भी लैंग्वेज हो चाहे, रूल्स का मतलब क्या होता है? अगर सेम पैटर्न कई सारी चीजों पर अप्लाई होता है तो हम उसको रूल बना देते हैं। भाई इंग्लिश ग्रामर कैसे, पहले लैंग्वेज बनी थी या पहले नियम बने थे, रूल बने थे? पहले जो लैंग्वेज बोली जाती थी तो लोगों ने कैसे रूल बनाए, नियम कैसे बनाए? कि उन्होंने जैसे 100 सेंटेंस कलेक्ट किए होंगे, इन 100 सेंटेंस में 90 सेंटेंस ऐसे थे जिसमें आई के साथ में लोग एम बोल रहे हैं, और 10 सेंटेंस ऐसे थे जिसमें आई के साथ में लोग आर बोल रहे हैं। तो उन्होंने नियम बना दिया कि आई के साथ में क्या लगता है? एम लगता है। जो आर बोलते हैं वो गलत है। उन्होंने ऐसे नियम बना दी। ग्रामर ऐसे ही तो बनती है, जो चीज ज्यादा बोली जाती है वो सही होती है। जैसे इंग्लिश में पहले ये होता था, ही इज टॉलर देन मी, ये एक सेंटेंस है, ही इज टॉलर देन मी, ये गलत माना जाता था क्योंकि इसमें ग्रामर का एक नियम अप्लाई होता था। ही इज टॉलर देन आई को सही माना जाता था। लेकिन फ्रिक्वेंटली इतना यूज होने लगा, इतना यूज होने लगा, इवन नेटिव स्पीकर का मतलब इंग्लैंड के खुद के लोग, वो भी उसको ही इज टॉलर देन मी बोलने लग गए थे। तो अब ग्रामर में चलने लग गया कि ही इज टॉलर देन मी सही होता है। तो कहने का मतलब सही और गलत का एक ही जो नियम है, जिसको ज्यादा लोग बोलते हैं वो सही है, जिसको कम लोग बोलते हैं वो गलत है। तो अभी जैसे बात हुई नेम ऑफ प्लेस है, नेम ऑफ प्लेस से पहले कोई भी आर्टिकल, नो आर्टिकल। और नो आर्टिकल का मीनिंग क्या हुआ? जीरो आर्टिकल। जैसे अगर यही सेंटेंस लिखता, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। वैसे दिल्ली नहीं है कैपिटल, तो न्यू दिल्ली है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब दिल्ली जो है, दिल्ली शब्द अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो नेम ऑफ प्लेस से पहले आपको आर्टिकल लगाना नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं वर्ड जयपुर, क्या जयपुर के साथ लगेगा? नहीं। अगर वर्ड मैंने इंडिया बोल दिया तो भी, कोई भी कंट्री हो गया, बाड़मेर के साथ भी नहीं लगेगा। ठीक है। लेकिन एक नियम जरूर बनता है, अगर नेम्स ऑफ प्लेस प्लूरल में है, अगर नेम ऑफ प्लेस प्लूरल में होने पर, अब प्लूरल कैसे होता है? अरे प्लूरल का मतलब उसके साथ में एस या एस लगेगा। कुछ जगहों के नाम ऐसे हैं जिनके साथ में एस और एस लगा हुआ रहता है। अब इंग्लिश कंट्रीज में ऐसा है, उन्होंने क्या किया कि जो शब्द, फिर एक वही बात हो जाती है। सपोज करो, देखो चीजों को ऐसे समझना, मेरा नाम चेतन है, और मान लो मेरे घर वालों ने शुरुआत में मेरे नाम द चेतन लिख देते हैं, तो फिर मेरा नाम द चेतन होता, द कोई रूल के हिसाब से लगाया नहीं है, वो एक नाम ही हुआ। तो यही हुआ कि इंग्लिश कंट्रीज में क्या हुआ कि जो नाम प्लूरल में होता है वो द प्लस प्लूरल ही उसका नाम होता था। हर चीज का मीनिंग होता है। लेकिन जब उन्होंने लिखा प्लूरल में, कैसे, जैसे एक शब्द आया वेल्स, अब वेल्स कंट्री है, इंग्लैंड के नीचे कंट्री आता है वेल्स, वेल्स और इंग्लैंड जो मिलकर ब्रिटेन बनता है। तो वेल्स जो है उसका नाम वेल्स नहीं है, उसका नाम क्या है? द वेल्स है। हमने कोई नियम से नहीं लगाया, हम लगा रहे हैं कि इसमें द लगेगा नहीं लगेगा। उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने अपना नाम ही रखा द वेल्स। जो ऑफिशियल नेम है उसका नाम क्या है? नहीं होगा, मैं बताऊंगा अभी, रुको एक बार। आप आगे मत जाओ, सिर्फ मैं जो बता रहा हूं मेरे साथ साथ चलो।
फिलीपींस कंट्री है, नाम क्या है? फिलीपींस, लास्ट में क्या रहे? तो जब उन्होंने अपना नाम लिखा तो उन्होंने फिलीपींस को क्या लिखा? द फिलीपींस ही लिखा। मतलब बाय डिफॉल्ट उनका एक ऐसा नेचर है कि कोई भी जगह का नाम अगर वो प्लूरल में लिखते हैं तो वो उसके नाम के साथ अपने आप क्या आता है? द, वो लगाकर उसका नाम लगाते हैं। अरे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, एग्जाम में ऐसा नहीं है कोई ऐसा कंट्री का नेम पूछ लेगा जो जैसे प्रैग, हैग, इनके साथ भी द लगता है, आपको वो नहीं पूछेगा। आपको जो मैं दो तीन चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम में बन सकते हैं, मैं वही चीज बता रहा हूं। जैसे अभी देखो पंजाब है, जैसे क्या लिखा हुआ है? पंजाब। जब अंग्रेज लोग इंडिया में रहते थे तब पंजाब था क्या? पंजाब तो तब भी था ना, अंग्रेज लोग इंडिया में रहते थे। तो जब इसका नाम था पंजाब और जब उन्होंने यहां पर बोलना स्टार्ट किया तो पंजाब का मीनिंग क्या था? पंजाबी में पंज का मतलब होता है पांच, पांच आब है ना, अ लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। पंजाब का जो मीनिंग होता है अ लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, वो होता है पंजाब। तो पंजाब शब्द के अंदर ही पंज आ रहा है, तो पंज का मीनिंग होता है पांच, तो ये अपने आप में प्लूरल का सेंस दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जब वो इंडिया में रहते थे तब वो पंजाब को क्या बोलते थे? द पंजाब बोलते हैं। अब सवाल ये आता है, जो सवाल आपको पूछना चाहिए वो मैं पूछ रहा हूं आपको, और मैं बता रहा हूं कि पंजाब में अगर पांच आ रहा है तो इसमें द पंजाब बोलेंगे, फिर तो साथ छत्तीसगढ़ के साथ भी आना चाहिए। तो पंजाबी तो हिंदी का ही है। क्या छत्तीसगढ़ को हिंदी में इंग्लिश में नहीं लिख सकते हम? आई बिलोंग टू छत्तीसगढ़। इसलिए इसलिए जय गढ़ नहीं। अब आप इतना आगे मत बढ़ो, जो मैं कह रहा हूं उस बात को मान लो, बस मान लोगे? बिल्कुल, यही तो अपनापन होता है। देखो बात समझो, मैं कोई चीज बताऊंगा तो कोई रूल्स रट्टा लगा के थोड़ी बताऊंगा, हर चीज का एक वैलिड रीजन होता है। पंजाब शब्द आ रहा है एग्जाम में और एग्जामिनर दे सकता है, क्योंकि पता है इसके अंदर अलग अलग है ना मिसकंसेप्शन है। पंजाब शब्द अगर एग्जाम में दिया जाए कोई भी सेंटेंस के अंदर, तो वहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आर्टिकल द लगाते हो तो भी सही है और द नहीं लगाते हो तो भी सही है, दोनों के दोनों सही माने जाते हैं। अब आप बुक्स पढ़ोगे ना तो सिंपल सी बात है, किसी ने कह दिया कि पंजाब के साथ द लगता है, उसने वहां पर ऐसा नहीं लिखा कि पंजाब के साथ द नहीं भी लगता, द नहीं लगता। तो जब उसने कहा कि पंजाब के साथ द लगता है तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, द तो लग सकता है लेकिन दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है। मैंने दोनों वैलिड प्रूफ बता दिए और आज, और ये बताया क्यों है, क्योंकि लोग फिर टांग खिंचाई के लिए पूछते रहते हैं एक दूसरे को ऐसे। आर्टिकल के अंदर, बुक्स के अंदर आधा अधूरा दे रखा है ये। तो पंजाब शब्द के साथ मैंने दोनों कंडीशन बता दी। अगर क्वेश्चन बन रहा है उसके अंदर आपको आर्टिकल ए, एन, द इस तरह की कंडीशन दे रखी है तो वो एग्जामिनर पागल है। ऐसे क्वेश्चन डिलीट होते हैं जिसमें, क्योंकि नो आर्टिकल भी सही है। वो जब भी आपको देगा तो पंजाब के साथ आर्टिकल में इस तरीके से कंडीशन देगा वो, फ्यू, सम, ए और नो आर्ट, और दे दिया आपको नो आर्टिकल। मान लो ये दे दिया उसने इस तरीके से, द तो दिया नहीं उसने, आपको पता है नो आर्टिकल, और इन केस नो आर्टिकल नहीं ऑप्शन में उसने दे दिया द, तो फिर द लगा देंगे, जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। तो सर ये तो हो गया कि प्लूरल नेम के पहले। दूसरी, अभी हमारे किसी साथी ने कहा कि सर अमेरिका से पहले द लगेगा। क्या अमेरिका शब्द बोला आपने तो किसी भी तरीके से अमेरिका में आपको प्लूरल के होने का सेंस नजर आ रहा है? अमेरिका के साथ कोई भी आर्टिकल, लेकिन जैसे ही मैंने बोला यूएसए, यूएसए का मीनिंग होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्लूरल आ रहा है, इस वजह से आर्टिकल क्या लगा दिया। अगर मैं बोलता हूं रशिया नहीं लगेगा और यूएसएसआर है तो
द लगेगा। मैंने बोला यूएई, मैंने बोला यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएई में द लगेगा, यूनाइटेड किंगडम में द लगेगा। अमेरिकन्स, अब अमेरिकन्स की आपने बात की तो वो क्या है, कंट्री नहीं है, अमेरिका के लोग। अब इसमें बुक्स के अंदर जो रूल पढ़ाया जाता है आधा अधूरा कि कंट्री के नेम जो होते हैं उनके साथ द लगा दो, लेकिन यहां पर नहीं लगेगा। लेकिन द अमेरिकन्स की भी सिचुएशन बन सकती है, वो आपको इसमें पढ़ा दी जाएगी। जैसे द अमेरिकन्स है वैसे द इंडियंस भी हो सकता है। मैं एकदम परफेक्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसका कोई अपवाद नहीं होगा, तो जरूर थोड़ी आज ही बताऊं। देखो बात इतनी लास्ट सुन लो क्या लिखा हुआ है। इस ग्रेट ब्रिटेन के साथ में क्या लगेगा ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, एग्जाम में आने वाला टर्म है। एक चीज और है, ये आर्टिकल जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ग्रेट ब्रिटेन के साथ आपको, क्योंकि जैसे आपने कहा कि द लगेगा, आपने भी पढ़ा ऐसा आपको मार्केट की कई गाइड्स के अंदर भी आपको मिलेगा। मैं नाम नहीं बोलूंगा किसी का, ग्रेट ब्रिटेन के साथ द लगता है, वो लिखा हुआ है स्पेशल नोट डाल के भी। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन एग्जाम में आपको दे ध्यान रखना है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगता। ग्रेट ब्रिटेन नाम है। जैसे अभी बात की अपने राजस्थान के पहले द लगेगा क्या, नहीं। तो वैसे ही ग्रेट ब्रिटेन जो हुआ शब्द, ग्रेट ब्रिटेन का मतलब क्या है, तीन कंट्रीज है, तीन कंट्रीज का जो ग्रुप है उसका एक उसका नाम अपने ग्रेट, जैसे 26 स्टेट्स 27 स्टेट जो भी है, इनके स्टेट्स का ग्रुप बनाकर हमने इंडिया बना दिया। तो वैसे ही तीन कंट्रीज का जो ग्रुप है उसका एक मेजर कंट्री हो गई एक तरह से, उसका नाम हमने ग्रेट ब्रिटेन रखा। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी, इसको स्टार बना के लिख लेना, इसके साथ में कोई आर्टिकल द नहीं लगता, आप नोट कर लो आप। हम्म, कौन सा, हाँ डेफिनेट हुआ ना द डेफिनेट में ही तो आएगा। क्या देख रहे हो मोबाइल में, क्या क्वेश्चन, हिस्ट्री का, इसमें हैंड आउट कर,
नेक्स्ट। लिखो लिखो, बहुत सारा कंटेंट है अभी तक, आराम से मत लिखो। 3 स्लाइड और है इसके बाद। ट्यूडर डायनेस्टी कहाँ की है? और अभी वाली जो क्वीन है वो कौन से डायनेस्टी की है? एलिजाबेथ, हाँ। सेकंड की तो डेथ हो गई थी ना। अभी जो मरी वो सेकंड ही तो थी। अब तो प्रिंस है ना, प्रिंस चार्ल्स। एलिजाबेथ फर्स्ट तो थी। आ, हाँ वो 32 में थी वो। 1832। हाँ 1832 में क्वीन बनी थी वो, एलिजाबेथ फर्स्ट। विक्टोरिया थी क्या? चलो मैंने टॉपिक दे दिया, आप रिसर्च कर लेना। किसको? नाम सुना है कुछ ऐसा, कहीं नाम आया हुआ होता है मेरे सामने। अब पता नहीं उसमें आया हुआ है कहीं और पढ़ा है, नाम सुना है मैंने कहीं। हाँ शायरी वगैरह ना। फिर कोई और नाम सुना होगा, ऐसे क्लिक कर रहे हैं।